हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डिपॉजिटरी सिस्टम है क्या, डिपॉजिटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स या प्लेयर्स कौन कौन से हैं और डिपॉजिटरी सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ कि डिपॉजिटरी सिस्टम है क्या। देखिए कि ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर की तरफ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका मतलब आपको अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को फिजिकल फॉर्म में रखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो डिजिटली होंगी, इंटरनेट की हेल्प से होंगी। तो इससे हमारा को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अब पेपर वर्क ख़त्म हो चुका है। हमारा जो मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिक है और ट्रांसपेरेंट है। मतलब आपने अगर कितने भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र किया है एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर की तरफ तो 24/7 वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। और हमारा सेटलमेंट पीरियड भी छोटा हो गया है। सेटलमेंट पीरियड से मेरा मतलब ये है कि कितनी जल्दी आपके इंस्ट्रूमेंट्स की ओनरशिप एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर की तरफ ट्रांसफ़र होती है, वो जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है क्योंकि सारी फंक्शनिंग इलेक्ट्रॉनिकली होती है। और डिपॉजिटरी सिस्टम को हम स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को फिजिकल फॉर्म में नहीं रखा जाता। तो मेजर जो फंक्शंस हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले तो वो आपको फैसिलिटी देता है डीमेटेरियलाइजेशन की। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या करता है कि आपके जो फिजिकल फॉर्म में इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो पेपर की फॉर्म में पड़ा है तो आप अपना वो इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिटरी सिस्टम की हेल्प से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, आपके लिए कंपल्शन है कि आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को डिजिटल फॉर्म में रखना ही होगा, अदरवाइज आप उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाओगे। दूसरा फंक्शन क्या है, कॉर्पोरेट एक्शन। अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि शेयर्स हैं या डिवेंचर्स हैं तो कंपनी आपको टाइमली कुछ ना कुछ बेनिफिट देती है। जैसे कि अगर शेयर्स है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, डिवेंचर्स है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कई बार कंपनी आपको बोनस शेयर्स भी देती है। तो अगर आपके पास डिविडेंड आ रहा है या आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है तो डिपॉजिटरी सिस्टम हेल्प करेगा कि वो आपके सेविंग अकाउंट तक पहुंच जाए। अगर कंपनी आपको शेयर्स दे रही है तो सिस्टम हेल्प करेगा कि वो आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाए। फिर हम बात करते हैं प्लेज एंड हाइपोथिकेशन की। अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और आप अगर चाहें तो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे रख कर आप लोन ले सकते हैं। तो डिपॉजिटरी सिस्टम इसमें कैसे रोल प्ले करता है कि वो एक कोलेटरल अकाउंट की फैसिलिटी देता है जहां पर एक जॉइंट ओनरशिप क्रिएट होती है। जॉइंट ओनरशिप में दो पार्टीज होती हैं, एक तो वो बोरोवर जो पैसे ले रहा है और दूसरा हमारे पास क्या, लैंडर जो कि पैसे दे रहा है। मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया और आपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सिक्योरिटी के तौर पे रखा तो एक कोलेटरल अकाउंट क्रिएट होगा जहां पर बैंक और आप दोनों की जॉइंट ओनरशिप होगी और आप तब तक अपने इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं सेल कर पाओगे जब तक कि आप बैंक का लोन रीपे नहीं कर देते। फिर हमारे पास आता है लिंकेजेस विद क्लियरिंग सिस्टम। ये क्लियरिंग सिस्टम क्या है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो स्टॉक मार्केट के बंद होने के बाद आपके अकाउंट्स को सेटल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सेलर हैं तो आपने अपने शेयर तो सेल कर दिए 9 to 3:30 के बीच में, लेकिन इवनिंग में क्या होगा, आपके डीमैट अकाउंट से शेयर्स को ले लिया जाएगा और आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर उसके अगेंस्ट पैसों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर आप बायर हैं तो क्या होगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसों को ले लिया जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस पूरे मैकेनिज्म को क्लियरिंग सिस्टम कहते हैं। और डिपॉजिटरी सिस्टम क्या करेगा, डायरेक्टली अटैच्ड होता है क्लियरिंग सिस्टम के साथ और आपके अकाउंट्स को सेटल करने में हेल्प करता है। जब हम बात करते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम की तो इसके चार प्लेयर्स हैं। वो हैं डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट एंड बेनिफिशियरी ओनर्स। तो ये वन बाय वन समझते हैं कि ये कौन है और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिटरी की। देखिए डिपॉजिटरी क्या है, आपको ये डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर आप अपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिजिटल फॉर्म में रखना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और डीमैट अकाउंट हमेशा डिपॉजिटरी ही ओपन करता है। हमारी कंट्री के अंदर दो डिपॉजिटरीज अवेलेबल हैं, वो हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल, दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। जब हम बात करते हैं एनएसडीएल की तो एनएसडीएल हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ था 12 दिसंबर 1995 को और इसको प्रमोट किया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आईडीबीआई बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
और इसने अपना बिजनेस शुरू किया था 8 नवंबर 1996 को। जो NSDL है वो एक कंपनी है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पर MD और CEO हैं जो कि इसके डे टू डे ऑपरेशंस को देखते हैं, और एक 15 मेंबर्स की कमेटी है जो कि MD और CEO को एडवाइस करती है। जो NSDL के शेयर होल्डर्स हैं वो ये हैं, हमारे पास NSE है, IDBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक and many more banks. As you can see the entire list here, these are the shareholders of NSDL. Then we have CDSL. CDSL को इंट्रोड्यूस किया गया था फरवरी 1999 में और इसने अपना बिजनेस शुरू किया था जुलाई 15, 1999 को। CDSL को प्रमोट किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, किसके साथ मिलकर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सेंचुरियन बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ CDSL. एज यू कैन सी BSE, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया एंड मेनी मोर. दिस इज द एंटायर लिस्ट हियर. तो अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप NSDL के साथ भी खुलवा सकते हैं और CDSL के साथ भी खुलवा सकते हैं. दैट चॉइस इज योर्स. अब हम बात करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में. देखिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या हैं? ये ट्रेडर और डिपॉजिटरी के बीच में एक इंटरमीडिएरी का रोल प्ले करते हैं. मतलब कि अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली NSDL या CDSL के पास नहीं जाएंगे, आपको जाना होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास. इसके पूरे के पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज अ सेंट्रल बैंक. लेकिन अगर हमें सेविंग अकाउंट खुलवाना हो तो हम RBI के पास तो नहीं जाएंगे, हम जाते किसके पास हैं? अदर कमर्शियल बैंक्स के पास, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, एक्सिस बैंक में जाते हैं, HDFC बैंक के पास जाते हैं. लेकिन इन सभी बैंक्स को मॉनिटर कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सिमिलरली हमारे पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इंडिया में है, कई सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं. आज की डेट में सारे बैंक्स जो हैं वो DP का रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि SBI है, HDFC है, ICICI है. इसके अलावा हमारे पास NBFC भी है, जैसे कि हमारे पास शेर खान है, हमारे पास इंडिया बुल्स है एंड मेनी मोर कंपनीज आर अवेलेबल. आप जहाँ चाहें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं. ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं इनके पास सेबी की तरफ से लाइसेंस है, मतलब ये रजिस्टर्ड हैं. तो अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाना होगा, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की जो मॉनिटरिंग है वो कौन कर रहा है? NSDL और CDSL. तो कुछ इस तरीके से हमारी फंक्शनिंग चलती है. तभी मैं कह रहा था आपको कि जो DP होता है वो ट्रेडर और डिपॉजिटरी के बीच में एक मिडल मैन का, इंटरमीडिएरी का रोल प्ले करता है. जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने आप को या तो NSDL के साथ रजिस्टर कर सकते हैं या फिर CDSL के साथ रजिस्टर्ड कर सकते हैं. अगर मैं ये कहूँ कि ICICI बैंक NSDL के साथ रजिस्टर्ड है और आप अपना डीमैट अकाउंट अगर ICICI बैंक में खुलवाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो डीमैट अकाउंट है वो NSDL में ओपन हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास आता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट. रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट कंपनी की तरफ से होता है, मतलब जिस कंपनी के आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, शेयर या डिवेंचर खरीदते हो, तो हर कंपनी का एक RNT एजेंट होता है जो कि इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में इंटरमीडिएरी का रोल प्ले करता है. कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या कंपनी आपको कोई भी बेनिफिट देना चाहती है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, वो RNT एजेंट की हेल्प से ही आप तक पहुँचेगा. और हमारे पास है बेनिफिशियरी ओनर. बेनिफिशियरी ओनर का मतलब है आप लोग, इन्वेस्टर्स, जो लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज करते हैं, चाहे आप शेयर्स लेते हैं चाहे आप डिवेंचर्स लेते हैं. हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के कारण बेनिफिशियरी ओनर्स के नाम से या इन्वेस्टर्स के नाम से बुलाया जाता है. तो अगर हम देखें पूरा का पूरा मैकेनिज्म वो कुछ इस तरीके से है हमारे पास कि जो डिपॉजिटरी है वो हमारा मिडल मैन है, जो कंपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रही है वो भी डिपॉजिटरी से कनेक्टेड है. अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, वो भी डिपॉजिटरी से कनेक्टेड है. अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, वो भी डिपॉजिटरी के साथ कनेक्टेड हैं और आप नीचे हैं बेनिफिशियरी ओनर के तौर पे कर रहे हैं काम. तो आप देख रहे हैं कि डिपॉजिटरी एक मिडल मैन है जो सारे के सारे प्लेयर्स को एक साथ लेकर चलता है और कनेक्टेड रहता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ. अब हम बात करते हैं कि हमारे पास डिपॉजिटरी सिस्टम के बेनिफिट्स क्या क्या अवेलेबल हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमिनेशन ऑफ रिस्क. देखिए रिस्क किस तरह से ख़त्म हो चुका है. अब आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं. तो डिजिटल फॉर्म में होने से क्या होता है कि जो आपके पास पेपर फॉर्म में अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता तो क्या होता, उसके गुम होने का डर था, उसके नकली होने का डर था, उसके ख़राब हो जाने का डर था. लेकिन अब वो डिजिटल फॉर्म में है तो इस तरह कोई भी रिस्क अटैच नहीं है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ. दूसरा, ईजी टू अपडेट इंफॉर्मेशन. मान लीजिए आपने 10 कंपनीज के शेयर्स खरीदे हुए हैं
और आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना है, तो अब आपको 10 कंपनीज में अलग अलग एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट नंबर चेंज करना है और सारी की सारी कंपनीज में आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, यू जस्ट अपडेट योर डीमैट अकाउंट। जितनी भी कंपनीज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, सभी कंपनीज के रिकॉर्ड में आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये वन स्टॉप शॉप है आपके लिए। क्विक ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है, आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर ये फिजिकल फॉर्म में होते तो प्रॉब्लम क्या आती, हमें कुरियर करना पड़ता, पहले हमें डिपॉजिटरी के पास, फिर वो कंपनी के पास भेजता है ये चेक करने के लिए कि सर्टिफिकेट असली हैं या नकली हैं। तो इस तरह के इश्यूज अब खत्म हो चुके हैं। वेरी क्विकली यू कैन ट्रांसफ़र योर इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लेस कॉस्टली, ये बहुत ही सस्ता है। और इसी रीज़न से अगर ब्रोकर को खर्चा कम लगता है तो इन्वेस्टर को भी आगे वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और डीमैट अकाउंट भी इसी रीज़न से काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आप मार्केट के अंदर ओपन करवा सकते हैं। फास्टर डिसबर्समेंट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, अगर कंपनी कोई भी बेनिफिट आपको दे रही है, डिविडेंड दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, बोनस शेयर्स दे रही है, तो आज की डेट में बहुत ही तेज़ी से वो आपके डीमैट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यही मेरा टॉपिक था, डिपॉजिटरी सिस्टम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।